जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन और मतलब मेंसुरेशन में 2D और 3D जितने भी फिगर्स हैं और इन सारे फिगर से जिस जिस टाइप के सवाल आते हैं और उन सवाल को बनाने के लिए कितने प्रकार की फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, भाई साहब सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो जिनका टारगेट एनटीपीसी है, आप लोग तो रिवीजन कर ही रहे होंगे। ये सेशन आपका मार्क्स बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस लेक्चर की खासियत क्या है, हम आपको यही चीज बता देंगे कि स्क्वायर से कितना टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, रेक्टेंगल से कितना टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, ट्रेंगल से कितना टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये चीज हम आपको बता देंगे। और सारा का सारा फॉर्मूला, छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत बड़ा नहीं, 4-6 घंटा का नहीं, छोटा सा लेक्चर होगा। कंप्लीट एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला का रिवीजन आपका हो जाएगा। इससे पहले आपको कंप्लीट ज्योमेट्री में जितना भी थ्योरम होता है, सारा का सारा रिवीजन हम करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। उसके अलावा कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री, कंप्लीट बोट एंड स्ट्रीम, कंप्लीट नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के बहुत सारे कंसेप्ट, इन सब को हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सब ऐसे ऐसे चैप्टर है जहां से अच्छे मात्रा में सवाल आते हैं। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है जिनका टारगेट एनटीपीसी 5 जून से 23 जून के बीच में कभी भी आपका एग्जाम पड़ेगा। तो आप देखिए, एरिया वॉल्यूम से सवाल पूछता है, एकदम दबा के सवाल पूछता है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम लिख के लाए हैं कि किस फिगर से किस किस टाइप का सवाल पूछता है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, फॉर्मूला आप बार बार भूल जाते होंगे। इस सेशन के दौरान आपका कंप्लीट फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर देखना है, ना थोड़ा सा लिखना है, ना थोड़ा सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है और सारे के सारे फॉर्मूलाज को दिमाग में बिठाते जाना है। बहुत सारा आपको याद हो जाएगा, याद होगा, और आज बहुत सारा आपको याद हो जाएगा। बाकी किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है वो सबसे बड़ी बात है जो कि हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो लेक्चर को जरूर से शेयर मार दीजिएगा। चैनल पे जितने भी लोग हैं, देखिए इस चैनल पे भी सिर्फ और सिर्फ 70 सब्सक्राइबर्स हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं जो कि प्योर रेलवे के ही स्टूडेंट होंगे। तो भाई साहब, आपसे विनती है कि आप लोग सेशन को शेयर मार दीजिएगा अपने आसपास के दोस्तों के साथ। कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा और इसके बाद अलजेब्रा और ट्रिगो का जितना भी फॉर्मूला होता है उसका भी एक सेशन लेके आएंगे, वहां पे आपका फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्वायर के बारे में देखिए, एकदम गहराई में नहीं जाएंगे, क्या पूछता है और वो कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, ये चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में सबसे पहला बात, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसका लंबाई चौड़ाई दोनों का दोनों बराबर होता है। इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये मान लेना है कि भाई साहब ये मेरा स्क्वायर है, इसका लंबाई भी a है और इसका चौड़ाई भी a है। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है क्षेत्रफल, एरिया। तो सर एरिया आपको याद रखना है कि एरिया बराबर, सीधा आपको याद रखना है ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, याद होगा आपको। दूसरा चीज पूछा जाता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर, अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी तरीका का 2D फिगर हो जो कि प्लेन सरफेस पे बनता है, भाई साहब उसका जो बाउंड्री का लेंथ होता है, ये आपको जो रेड वाला लेंथ दिख रहा है, तो भाई ये रेड वाला जो लाइन है इसकी लंबाई कितनी है। तो भाई इधर भी a है, इधर भी a है, ऊपर भी a है और इधर भी a है, सबको जोड़ देंगे तो भाई साहब 4a हो जाएगा इसका बाउंड्री का लेंथ। दूसरा चीज, तीसरा चीज पूछा जाता है इसका डायगोनल, कि भाई साहब इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये जो डायगोनल है इसका लेंथ क्या होगा। देखिए बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एक डायगोनल के को खींचने से। तो भाई साहब सीधा याद रखना है डायगोनल विकर्ण बराबर
डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है √2 × a। √2a ये क्या होता है, डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। ये 3 चीज आपको याद रखना है, सबको याद होगा। देखिए इसमें पूछा जाता है कि अगर हम इसके बाउंड्री पे अगर हम घेरा लगाएंगे तो भाई साहब घेरा का खर्चा कितना आएगा। देखिए आपको बाउंड्री का लेंथ मालूम होना चाहिए, आपकी बाउंड्री का लंबाई कितना है। मान लीजिए कि ये जो हमारा स्क्वायर है, इस बाउंड्री का लंबाई है 40 मीटर और क्वेश्चन में बता देगा कि 1 मीटर तार का खर्चा जो है वो 10 रुपया है। तो भाई साहब 40 मीटर घेरने में कितना खर्चा आएगा, 40 × 10 मतलब 400 रुपया का खर्चा आएगा। अगर हम 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से तार खरीदेंगे और इस बाउंड्री का लेंथ जो है 40 मीटर है तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा। और भी इसमें क्या पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है कि भाई साहब अगर इस क्षेत्रफल को, अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल को अगर हमें जुताई करना है या इसको समतल करना है या इस पे टाइल्स लगाना है तो भाई साहब कितना खर्चा आएगा। तो देखिए जो भी काम होगा इसके एरिया पे होगा और आपको ना सवाल में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे देगा, तो टोटल क्षेत्रफल को खर्चा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना खर्चा आ जाएगा ये आपका निकल के आ जाएगा। खर्चा कहने का मतलब मान लीजिए कि इसका जो है प्रत्येक साइड मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोले सर 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको बता देगा, ये चीज बता देगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है मान लेते हैं 20 रुपया, कि सर 1 सेंटीमीटर टाइल्स लगाने का खर्चा जो है 20 रुपया है, तो सर 100 सेंटीमीटर टाइल्स लगाने का खर्चा कितना होगा। तो बस इसी को 20 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। चाहे टाइल्स लगवा ले, चाहे घास बिछवा ले, चाहे इसको समतल करवा ले। और जितना चीज स्क्वायर में पूछा जाता है सेम चीज रेक्टेंगल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो भाई साहब ये मेरा लंबाई है L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ, ये मेरा क्या है, चौड़ाई है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई L × B। दूसरा इसका पेरीमीटर, परिधि आपसे पूछ देगा, परिधि कहने का मतलब इसका बाउंड्री का लेंथ क्या होगा। तो सर पेरीमीटर आपको सीधा याद रखना है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए ये भी L है, ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। तो भाई चारों साइड बाउंड्री का लेंथ को जोड़ देना है, तो L + L 2L और B + B 2B, दोनों से 2 कॉमन लेंगे, 2 × L + B क्या होता है, आयत की परिधि होती है, पेरीमीटर होता है या परिमाप आप कह लीजिए, ठीक है। परिधि सर्कल में बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डायगोनल का लेंथ इसमें भी पूछेगा, डायगोनल का लंबाई कितना है, विकर्ण का लंबाई कितना है, यहां भी आपसे पूछेगा। विकर्ण का लंबाई कितना है, डायगोनल का लंबाई कितना है, ये भी यहां से पूछेगा कि डायगोनल का लेंथ आपको याद रखना है √L² + B²। ये 3 चीज सबसे पहले आपको याद रखना है। अब इसमें भी आपको बाउंड्री का लेंथ पूछेगा, इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि अगर इसके बाउंड्री पे हमें तार लगाना है तो सर कितना लंबा तार लगेगा, मतलब बाउंड्री का लंबाई कितना है। अगर तार लगाने का खर्चा दे दिया है 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर का, तो टोटल तार लगाने में कितना खर्चा आएगा, तो सर उसको पेरीमीटर से पैसा को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आपका रुपया देगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल बाउंड्री एक बार घेरने में कितना खर्चा आएगा निकल के आ जाएगा। तो सर जितना चीज इसमें बताएं उतना चीज इसमें भी पूछा जाता है। इसके अलावा रेक्टेंगल से और भी चीज पूछा जाता है। देखिए एकदम कमाल का चीज आपके लिए लेके आया है, सब कुछ बना बनाया है, बस आपको याद करना है। आपसे ना रास्ते का क्षेत्रफल पूछ देता है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ देता है। इसमें है क्या कि सर एक बड़ा सा आयत बाहर बना है और एक छोटा आयत अंदर बना है। बोल देगा कि एक हमारा आयत है जिसके चारों साइड
डब्लू 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 चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। तो भाई इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो भाई साहब रास्ता जो काला वाला भाग है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सीधा आपको याद रखना है, ये देखिए बाहर वाला आयत का लंबाई L है और चौड़ाई B है और रास्ता का जो चौड़ाई है वो आपका W दिया हुआ है। तो आपको सीधा याद रखना है रास्ता का क्षेत्रफल L प्लस B माइनस 2W इंटू 2W, L प्लस B माइनस 2W इंटू 2W, ये क्या हो गया? रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। देखिए दो सिचुएशन है, पहला में बड़ा वाला आयत जो आयत बाहर है उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, और यही दूसरा वाला केस में जो आयत अंदर दिख रहा है आपको सफेद वाला, जो सफेद सफेद ये व्हाइट वाला जो आयत दिख रहा है इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया है और रास्ता का चौड़ाई दे दिया है। तब यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दिया है, एरिया ऑफ पाथ पूछ दिया है। तो देखिए आपको करना क्या है, L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W, L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। अब इन दोनों को भाई साहब याद कैसे रखा जाए? बहुत आसान है, समझिए। यहाँ पे क्या है, सब कुछ प्लस प्लस है। कब? जब अंदर वाला आयत का लंबाई चौड़ाई गिवन रहेगा, अंदर वाला आयत का लंबाई और चौड़ाई दे देगा, इस वाला आयत का लंबाई और चौड़ाई आपके पास दिया हुआ रहेगा जो अंदर बना हुआ है, इसका लंबाई L है और चौड़ाई B है, इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तब L प्लस B प्लस 2W इंटू 2W, और जब बाहर वाला आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तो बस यहाँ पे प्लस 2W के जगह पे माइनस 2W लगा देना है, याद रह जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, जब एक ही साइड से रास्ता हो, जब एक ही साइड से रास्ता हो, ठीक है, ये हमारा आयत है जिसका लंबाई L है चौड़ाई B है और ये W चौड़ाई का रास्ता गया हुआ है बीच से। तो सर इस रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सर सीधा आपको याद रखना है L इंटू बी माइनस L इंटू W, L इंटू बी माइनस L इंटू W, क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा आप याद रख लीजिएगा, तुरंत सवाल बनेगा, फटाफट सवाल बनेगा, ठीक है। और जब ऐसा प्लस आकार का रास्ता हो, दोनों तरफ से रास्ता हो, लंबाई के साथ भी और चौड़ाई के साथ भी अगर रास्ता हो, तब इस प्लस वाला का ये जो आपका प्लस दिख रहा है हरा वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई साहब आयत का लंबाई L है, देखिए चौड़ाई हमारा B दिया हुआ है, तब रास्ता का क्षेत्रफल L प्लस बी माइनस W इंटू W, L प्लस बी माइनस W इंटू W रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा एकदम एक बार में। मान लीजिए कि लंबाई दिया हुआ है 20, चौड़ाई दिया हुआ है 10 और रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये रास्ता का जो चौड़ाई है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सर रास्ता का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L प्लस बी, 20 प्लस 10 30, 30 में 5 गया 25 और 25 को गुना कर देंगे रास्ते की चौड़ाई से, तो 25 25 125 यूनिट क्या हो जाएगा? रास्ता का क्षेत्रफल तुरंत निकल के आ जाएगा। तो याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब से इसका एरिया पूछता है। क्या पूछता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ देता है आपसे, इसका एरिया आपसे पूछ देता है कि भाई साहब इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए समलंब चतुर्भुज में आमने सामने का दो भुजा समांतर होता है और ये दोनों भुजा समांतर नहीं होता है। अगर हम इसके हाइट को डिफाइन कर दे तो ये मेरा हाइट है, इधर से यही मेरा हाइट हो गया। बोले सर ठीक है, ये h है, ये भी मेरा h है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो आपका नाम दे देते हैं A, B, C और D, यहां से एरिया ही पूछा गया है। एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
तो हाफ इंटू लंबाई प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा है ए बी प्लस DC और इसको ऊंचाई से गुना कर देना है। ये आपका क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, यही चीज पूछा जाता है। आइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का, कोई ये रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, देखिए ये ABCD ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक डायगोनल को मिला दिया, D से B को मिला दिए। ठीक है, और इस C से हम डायगोनल पे हाइट लगा दिए, एक परपेंडिकुलर डालें और दूसरा हाइट इधर से डालें। आप ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल है। तो अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दे तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया नहीं निकल जाएगा। और किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर आपको निकालना है और आपके पास हाइट और बेस है तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो सर हाफ इंटू डीबी, डीबी क्या है, ये दोनों ट्रायंगल का बेस है, ये दोनों ट्रायंगल का क्या है, बेस है, इंटू H1 प्लस H2। ये क्या बता देगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं आपका राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, बहुत टाइप का सवाल, एरिया में भी और ज्योमेट्री में भी। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे आपके सामने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हम बेस माने, ये हमारा परपेंडिकुलर है और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो सर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितनी ऊंचाई है, ये क्या है सर, बेस इंटू हाइट। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। अगर पेरीमीटर पूछेगा तो सर आधार, लंब और कर्ण को जोड़ देंगे, P फॉर पेरीमीटर, तो P प्लस B प्लस H ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तीनों लेंथ को जोड़ देंगे, तीनों बाउंड्री की लेंथ को जोड़ देंगे, यहां से आपका पेरीमीटर बन जाएगा। ये दो चीज यहां से याद रखना है। ठीक है, तीसरा आइए इधर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल से तीन चीज पूछा जाता है, एरिया, हाइट और एरिया, हाइट और तीसरा चीज क्या लिखे हैं, तीसरा चीज इसका पेरीमीटर। सब कुछ लिख के लाए हैं। देखिए तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। अगर ये A यूनिट है, ये A यूनिट है, तो ये भी आपका क्या है, A यूनिट। ठीक है, तो इसका एरिया सीधा याद रखना है, एरिया बराबर √3 अपॉन 4 इंटू A²। √3 अपॉन 4 इंटू A², इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। इसका हाइट भी आपसे पूछ देगा कि ये हाइट क्या है, ये हाइट क्या है, ये हाइट आपसे पूछ देगा। ऊंचाई, तब भी ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई होता है √3/2 इंटू A। ऊंचाई का फॉर्मूला, इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू A। A क्या है, मेरा भुजा है और तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो दो चीज यहां से, और तीसरा चीज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या, तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3A। इतना याद रखना है। ठीक है, और देखिए जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पे आपको ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में कौन किसका मल्टीपल है वो भी आपको देखना है। जरूरी नहीं है कि हर सवाल को एकदम डिटेल में सोल्व किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट को ध्यान में रखिएगा जरूर से। ठीक है, ट्रिपलेट को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है सर, पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। और इस कंसेप्ट को बहुत सारा 3
तीन नंबर्स का ग्रुप जो है सेटिस्फाई करता है और इसी को ट्रिपलेट कहते हैं। डायरेक्ट इसको याद रखने में बहुत फायदा है, आपको भी मालूम है। तो 3 4 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 20 21 29 11 60 61 13 84 85, ये सबके सब वो ट्रिपलेट है जो एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रिपलेट को हम सेम नंबर से भाग दे दें या सेम नंबर से गुना कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। मान लीजिए कि हम इसको उठाएं 20 21 और 29, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस को बताता है, वो कर्ण को बताता है, क्योंकि बड़ी सबसे बड़ा कोण क्या है, 90 डिग्री, और सबसे बड़े कोण की सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे छोटे कोण की सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रेंगल में जो हाइपोटेनस है जिसको कर्ण कहते हैं वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो भाई जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेनस को बताता है। तो हाइपोटेनस का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है। तो अगर हम इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, तो सर 20 दूना 40, 21 दूना 42 और 29 दूना 58। तो आप देखिए जो 40 42 58 है ये भी हमारा एक क्या बना, ट्रिपलेट बना, ये भी हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर हम इस नंबर को 2 से भागा लगा दें सबको, तो सर 2 का आधा कितना, 10, 21 का आधा कितना, बोले सर 10.5, और 29 का आधा बोले सर 14.5, 14.5। तो सर ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक ट्रिपलेट बन गया। तो ट्रिपलेट को अगर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी सेम नंबर से डिवाइड करें, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक ट्रिपलेट होगा। ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये सारा का सारा है ना, और इसको रटना नहीं है, बस देखिए 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 20 21 29 11 60 61 13 84 85 12 35 37 9 40 41 28 45 53, इतना याद रखेंगे काम आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला चीज आपको क्या याद होना चाहिए, देखिए सरकम रेडियस और इन रेडियस से सवाल आता है। सरकम रेडियस क्या है, देखिए ये हमारा एक ट्रेंगल है और ये ट्रेंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो सर समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष को छूता हुआ, तीनों शीर्ष को टच करके हमारा एक सर्कल बना। भाई ये सर्कल है तो इसका सेंटर जरूर होगा, बोले सर ठीक है, और सेंटर से सर्कल के परिधि का जो दूरी होता है वही ना रेडियस कहलाता है, बोले सर ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ देता है कि जो सर्कल बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे जब वृत्त का त्रिज्या मालूम होगा। ठीक है, जब वृत्त का त्रिज्या मालूम होगा। यहाँ पे जो सरकम रेडियस है इसको बड़ा आर मानिए, ठीक है, और जो इन रेडियस है इसको छोटा आर मानिए, है ना, इसको छोटा आर मानते हैं। ठीक है, इसको छोटा आर मानते हैं। ठीक है, इसको छोटा आर मानते हैं ना, ये छोटा आर है। अब ध्यान से देखिए, तो ये सब ना प्रूव करने के बाद आता है, लेकिन आपको सीधा याद रखना है। तो ये हमारा सर्कल है जो बाहर ब्लैक वाला है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो देखो a/√3 है। अब a हमारा क्या है, जो ये ट्रेंगल है ना, इस ट्रेंगल, ये हमारा ट्रेंगल कैसा है, बोले सर इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो इस ट्रेंगल का तीनों साइड क्या है, इक्वल है, और इस साइड a है। तो सर इसका जो रेडियस होगा वो a/√3 होगा। अब सर्कल का रेडियस आपको मालूम हो गया, तो अगर इस सर्कल का हमें एरिया पूछेगा कि सर इसका एरिया क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो पाई इंटू r², और r की जगह पे क्या है, बोले सर a/√3 का स्क्वायर, a/√3 का स्क्वायर। ये क्या निकल के आ जाएगा, सर्कल का एरिया। ठीक है, दूसरा, जब सर्कल के तीनों भुजाओं को टच करके जो सर्कल, जब
जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों भुजाओं को टच करके जो सर्कल बनता है ना, ये हमारा इन सर्कल है, ठीक है, अंतःवृत्त है। तो सर अंतःवृत्त का त्रिज्या को छोटा r से हम डिनोट किए हैं, ठीक है। तो जो इसका रेडियस होता है वो a/2√3 होता है। ये ट्रायंगल कैसा है बोले सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्कल, समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल। तो जो अंदर सर्कल है उसका रेडियस छोटा r है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3, a/2√3। इस r का वैल्यू क्या है, a/2√3। तो सर्कल का रेडियस मालूम हो जाएगा तो एरिया हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, तुरंत सवाल बनेगा, है ना। और ऑप्शन में ना, ऑप्शन को एकदम नजर से हटाना नहीं है, ऑप्शन पे एकदम नजर रखना है। मल्टीपल मिल जाए या कुछ वैसा क्लू मिल जाए तो भाई साहब खटाक से ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। चाहे आप डिजिटल सम लगा लो, कुछ भी लगा लो, जल्दी से आंसर करना है, वहां पे किसी को बना के नहीं दिखाना है, ठीक है। आइए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ये है, और जो ये भुजा है इसको हम बी माने। तो अब देखिए ये दो भुजा बराबर है, बोले सर ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, b/4 इंटू √4a² - b², याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 इंटू √4a² - b², याद रखना है। इसका पेरीमीटर हमसे पूछ देगा, तो सर इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा इसका, बोले सर इसका जो परिमाप है वो हो जाएगा a + a + b, मतलब डायरेक्ट लिखेंगे 2a + b, यही हो जाएगा परिमाप। अब आते हैं स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब ये जो विषम बाहु त्रिभुज है, इससे क्या क्या पूछा गया है अभी तक, तो विषम बाहु त्रिभुज से कुछ खास सवाल नहीं पूछा गया है। इससे बार बार एरिया पूछा गया है। इसका एरिया हम सब कुछ लिखे, एक एक चीज नोट किए हुए, ठीक है, कि किस फिगर से क्या क्या सवाल अभी तक आया है, ठीक है। तो ये जो विषम बाहु त्रिभुज है, नाम ही है विषम बाहु। तो सर ये साइड मेरा ए है, ये साइड मेरा बी है, ये साइड मेरा सी है, ठीक है, तीनों साइड अलग अलग। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला निकालने से पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो अगर हम इसका पेरीमीटर का बात कर दें तो आप कहेंगे सर a + b + c, बोले सर ठीक है। अगर हम इसका सेमी पेरीमीटर का बात कर दें, अर्ध परिमिति, तो सर परिमिति का आधा a + b + c का आधा, ये क्या हो गया, अर्ध परिमिति, किसको हम लोग s से डिनोट किए हैं। अब इसका एरिया का बात कर लिए, तो सर इसका एरिया होता है √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। ये क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसी को हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से एरिया ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, अब आ जाइए सर्कल। तो सर सर्कल में 3-4 चीज आपको याद रखना है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा सर्कल का क्या है, बोले सर सेंटर है, ठीक है। ये जो रेड रेड बाउंड्री दिख रहा है, यही सर्कल का सरकमफेरेंस है, या सर्कल का परिधि कह लीजिए, बाउंड्री का लेंथ कह लीजिए। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना भाई, ये जो रेड रेड दिख रहा है, यही मेरा क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस बाउंड्री है, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है एरिया, क्या होता है, πr²। ये r क्या है, बोले सर रेडियस है, त्रिज्या है। इसका पूछा जाता है पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले सर 2πr। ये दो चीज पूछा जाता है। और जहां पे पाई दिखेगा ना, तो सवाल में आपको बोले थे बहुत बार बोलता है कि भाई साहब आप पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए, ठीक है। तो इस केस में ना
पूरा कैलकुलेट आपको नहीं करना है। 22 जो है, 22 में क्या है 11 गुना 2, तो या तो आप 11 का मल्टीपल देख लो, ठीक है। 11 का मल्टीपल यहाँ पे बहुत काम आता है और ये चीज वॉल्यूम में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। सवाल को सोल्व करना ही नहीं होगा बहुत सारा सवाल को, तो ये दो चीज आपका एरिया सर्कल से पूछा जाता है। दूसरा, सर्कल के अंदर सर्कल सेम सेंटर से, ठीक है। तो ये जो है दोनों सर्कल का सेंटर है, ये जो है छोटा वाला सर्कल का रेडियस है और ये जो है बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है बड़ा आर, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे ये जो रिंग बन रहा है ना, ये जो रिंग दिख रहा है ना, इस रिंग का क्षेत्रफल पूछ देगा, इस रिंग का क्षेत्रफल पूछ देगा। कैसे निकलेगा? बोले सर बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से अगर छोटा वाला सर्कल के एरिया को निकाल दे तो रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सर एरिया ऑफ रिंग बराबर क्या होगा? रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग, इसको हम ए ऑफ आर लिख दिए, ठीक है, बराबर बड़ा वाला सर्कल का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई कॉमन लेते हैं तो सर अंदर आर स्क्वायर बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बचता है। हम इसको आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पाई आपके साथ है, पाई आपके साथ में है, ठीक है, पाई आपके साथ में है। तो पाई है तो सर 22/7 है, 22/7 है मतलब 11 का मल्टीपल चेक कर लेना है। अगर आपको सवाल में बोला कि सर पाई का वैल्यू 3.14 भी लेना है, बहुत बार बोलेगा, और अगर चारों ऑप्शन एकदम नजदीक नजदीक है और लगभग लगभग सेम है तो इस केस में आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सर्कल से सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर और एरिया ऑफ रिंग, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आइए सेक्टर, ठीक है, सर्कल का सेक्टर, त्रिज्या खंड, ठीक है। आप समझिए कि ये आपका केक है और आप केक को ना सेंटर से चाकू लगा के ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऐसे आप काट के बाहर निकाल दिए, ये वाला आप काट के ऐसे बाहर निकाल दिए, तो भाई साहब ये क्या हो गया? सर्कल का सेक्टर हो गया, ठीक है। ये बस समझाने के लिए है। सेगमेंट ऑफ सेक्टर, तो सर सेगमेंट ऑफ सेक्टर में ये जो छोटा वाला कट है, ये जो छोटा वाला है, जो छोटा वाला है वो है आपका माइनर सेगमेंट, यहां से काट के निकाल दिए, और ये जो बड़ा वाला बचा है ये क्या है? मेजर सेगमेंट, और ये जो रेखा है ये क्या है? वृत्त का जीवा है, कोड है। तो सर मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आपसे पूछता है कि ये जो हम टुकड़ा काट के निकाले इसका एरिया क्या होगा? तो सर वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बनेगा ये बताता है कि ये देखिए ये पूरा एंगल यहाँ पे कितना बनेगा? बोले सर पूरा एंगल 360 डिग्री बनेगा, तो ये आपको बता रहा है कि कितना भाग काट के बाहर निकाले हैं, ठीक है। θ/360 कि सर्कल में से कितना हिस्सा काट के निकाले हैं, θ/360 वही बताता है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा रख दीजिएगा, बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको मालूम होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, ये चीज आपको बता दीजिए, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपके पास चाप का लंबाई दिया हुआ है, देखिए ये क्या है? ये मेरा चाप है, ठीक है। तो यहां से यहां छोटा चाप है और ये पूरा क्या हो गया? बड़ा चाप है। तो इस चाप का लंबाई दे दिया है p, इस चाप का लंबाई दे दिया है p। मान लीजिए कि हम एक केक को ऐसे ऐसे काट के निकाल दिए, ठीक है, ऐसे काट के निकाल दिए, है ना। तो भाई ये कौन सा हिस्सा है?
ये कौन सा हिस्सा है, तो कहेंगे सर ये पेरीमीटर का ही हिस्सा है, ये तो पेरीमीटर का ही हिस्सा है। और इसका लंबाई आपको दे दिया कि यहां से यहां तक कितना लंबा है, और रेडियस आपको बता दिया। बोले सर ठीक है। तब अगर रेडियस और ये छोटा वाला पेरीमीटर का लेंथ बता दिया, तब एरिया निकालना बहुत ही आसान है। हाफ इंटू आर इंटू एल। एल क्या बता रहा है? बोले सर इस पेरीमीटर का लेंथ बता रहा है। ये जो छोटा वाला हिस्सा है ना, इसका लंबाई बता दिया एल। ठीक है, तो हाफ इंटू आर इंटू एल। अगर ये वाला काला वाला रस्सी का अगर लेंथ दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तब इस पूरा भाग का एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोले सर हाफ इंटू आर इंटू एल। ये चीज याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ आर्क ए बी एल दिया हुआ है। ये जो हमारा ए बी है, इसका लेंथ क्या है? ये एल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेमी सर्कल से एरिया याद रखिएगा। तो सर सेमी सर्कल का एरिया अर्धवृत्त, आधा वृत्त का आधा भाग। जैसे कि तरबूज को काट देते हैं ठीक बीच से। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस है, ये भी मेरा रेडियस है। इसको यहां से यहां मिला दे तो ये भी मेरा क्या है? रेडियस है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो सर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका आधा है ना। इसका पेरीमीटर, तो सर सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? बोले सर 2 पाई आर। तो इसका आधा। अब जब आप सर्कल को काटते हैं, तो काटने से ना एक नया बाउंड्री क्रिएट होता है, एक नया लेंथ बनता है। ये काला वाला भाग, यहां से यहां तक का लंबाई तो है आधा ही ना है, सर्कल के बाउंड्री का आधा ही ना है ये वाला भाग। तो सर 2 पाई आर का आधा प्लस में नया लेंथ आर प्लस आर, 2r। ठीक है, तो आप इसको जैसे याद रखना चाहें याद रखिए, एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, अब आइए क्यूब में, घन से क्या क्या सवाल पूछा जाता है? घन से क्या क्या सवाल पूछा जाता है, ये हम सब लिखे हुए हैं। घन का आयतन पूछा जाता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का विकर्ण पूछा जाता है, और घन का बस यही 3 चीज ध्यान से देखिए। तो जो क्यूब होता है ना, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, 3D फिगर है। 2D मेरा हो गया, जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्यूब में। देखिए क्यूब आप देखिएगा, लूडो का गोटी देखे हैं जो चलते थे हम लोग, टक 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 टक, वो बोला। अब तो भाई लोग फोन में सब खेलता है लूडो। तो वो हमारा क्या क्यूब है। ये ऐसा फिगर है जिसका लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई सब का सब क्या होता है? बराबर होता है। अगर ये a है, ये भी a है, तो ये भी a है ना। ये 6 स्क्वायर को, 6 वर्ग को अगर हम अगल बगल फिट करके एक डब्बा बना देते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले पूछता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? भुजा का क्यूब। फिर आपसे पूछता है इसका टोटल सरफेस एरिया, TSA, याद रखना है 6a²। फिर आपसे पूछता है कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो सर ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल को काउंट नहीं करना है, टॉप और बॉटम के एरिया को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसके हर तरफ टोटल 6 वर्ग लगा हुआ है, तो उसमें से 2 स्क्वायर का एरिया नहीं काउंट करेंगे, तो 4a²। ठीक है, पूछता है इसका डायगोनल, इसका विकर्ण, और ये इस भाषा में पूछता है। बोलेगा कि वर्गाकार कमरे में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ का लंबाई कितना होगा, या लंबी से लंबी बांस का लंबाई कितना होगा। तो देखिए आप ना नीचे कोना से ऊपर कोना ध्यान से देखिए अपने कमरे का। तो सर कोना कोनी, नीचे का कोना से ऊपर का कोना,
यही क्या है, डायगोनल है, यही क्या है, डायगोनल है। और जो डायगोनल का लेंथ होता है वो होता है √3a। क्या होता है, √3 इंटू ए। इतना चीज आपसे पूछा जाता है घन में, और इतना ही चीज आपको याद रखना है क्यूबॉइड में, घनाभ में। ठीक है, देखिए इसके अलावा बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है, लेकिन ये मेजर चीज है, ठीक है, जो कि आपको याद होना चाहिए। क्यूबॉइड हिंदी कहते हैं घनाभ, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये मेरा लंबाई है, ये मेरा चौड़ाई है, और ये मेरा ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम पूछेगा, आयतन पूछेगा। वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। दूसरा चीज इसका टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। इसमें भी बोलेगा कि इसमें लंबा से लंबा छड़ रखना है, तो भाई साहब ऊपर कोना से नीचे कोना ध्यान से देखिए, यही लंबा से लंबा छड़ है, और यही क्या है, इसका डायगोनल है, विकर्ण है। तो सर डायगोनल का लेंथ, डायगोनल बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये तीन चीज आपको बेसिक याद रखना है। इसमें कर्व सरफेस एरिया भी पूछा जाता है, बट वो बहुत रेयर है। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको इसमें याद रखना है घनाभ में। आगे बढ़ जाते हैं। सिलेंडर, बेलन, बेलन में क्या क्या पूछा जाता है। हाँ देखिए, हम एकदम सटीक क्या क्या पूछा जाता है वो चीज लेके आए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हम ठीक से बना दिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, बेलन है। सिलेंडर जो है ना, ठीक है, बेलन, बेलन में आप ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप कोई भी रोलर देखिएगा, बॉटम और टॉप और बॉटम दोनों एक जैसा होता है। ठीक है, जैसा सर्कल नीचे में है सेम सर्कल ऊपर में है, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, बराबर है। दोनों का रेडियस क्या है, बराबर है। और ये क्या बना दिए, हाइट, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है वॉल्यूम, आयतन। आयतन होता है πr² इंटू H। ठीक है, पहला चीज पूछा जाता है आयतन। दूसरा चीज पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इससे पहले आपको बताते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे के एरिया को काउंट नहीं करना है। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देते हैं। आधार के परिमाप से, सॉरी, आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुना करने पे कर्व सरफेस एरिया आता है। तो आधार का परिमाप, आधार कैसा है, सर्कल, सर्कल का परिमाप 2πr गुना ऊंचाई, बोले सर h, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ गोला वाला भाग का क्षेत्रफल, ना ऊपर ना नीचे। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। तो सर टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल ऊपर का और सेम सर्कल नीचे का जुड़ जाएगा, दो सर्कल का एरिया आपका क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये 2πrh तो रहेगा, प्लस दो सर्कल का एरिया 2πr² जोड़ देंगे, ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो तीन चीज बेसिकली आपको याद रखना है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और क्या इसमें पूछा जाता है,
कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। खोखला सिलेंडर, आप देखिए ये खोखला बेलन है। ठीक है, तो सर खोखला बेलन है तो अब ध्यान से देखो, आप इसको ध्यान से देखिए, जरा समझिए। ये हमारा खोखला सिलेंडर है। ठीक है, मतलब ये पाइप है। क्या है? ये पाइप है। ठीक है, दिखा अब, ये पाइप है। ठीक है, तो सर इसमें ना दो सर्कल आपको दिख रहा है, तो भाई दो अलग अलग रेडियस होगा। ठीक है, तो ना खोखला बेलन का आयतन पूछा जाता है। खोखला बेलन का आयतन पूछा जाता है, तो देखिए जिस जिस के फॉर्मूला में पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, तो भाई वहां पे ऑप्शन में 11 का मल्टीपल जरूर चेक करिएगा। अगर दो ऑप्शन में 11 का मल्टीपल रहेगा तब आपको फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। ठीक है, और 22/7 है तो 11 के साथ साथ 7 का भी मल्टीपल चेक करना है। अगर एक ऑप्शन बच गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या है कि दोनों ऑप्शन जो है आपका 11 का और 7 का मल्टीपल होता है अगल बगल, तो उस केस में आपको भाई साहब कंप्लीट फॉर्मूला लगा के सोल्व करना पड़ेगा। तो छोटा वाला सर्कल का रेडियस छोटा आर, छोटा आर, ये छोटा आर है, और जो बड़ा वाला सर्कल है, जो आपका बड़ा वाला सर्कल है, इस बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बड़ा आर। ठीक है, तो अगर इस खोखला बेलन का आयतन निकालना है, जो कि बेसिकली सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पूछने को तो बहुत कुछ यहाँ से पूछता है। ठीक है, इसके चारों साइड पेंट करने का खर्चा आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो उस वहां पे आपको नहीं लेके जा रहे हैं, लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो खोखला बेलन का आयतन, इसका वॉल्यूम क्या होगा? बोलेंगे सर जो बड़ा वाला बेलन है, जो बड़ा वाला सर्कल के साथ जो बेलन है, उसके आयतन में छोटा वाला सर्कल के बेलन के आयतन को घटा देंगे, तो सर ये जो बीच में मटेरियल बचेगा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो सर बड़ा वाला बेलन का आयतन, बोले सर पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू एच। इसका हाइट, हाइट तो दोनों के लिए सेम है, यही ना हाइट है। अच्छा ठीक है, माइनस छोटा वाला बेलन का आयतन पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। यहां से हम पाई और एच को कॉमन लेंगे, तो ये आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये याद नहीं रखना, समझना है। और पाई है तो भाई साहब ये 22/7 तो देगा ही देगा, तो इसमें 11 का मल्टीपल चेक कर लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ 7 का भी मल्टीपल चेक कर लेना है। बात को समझिए। ठीक है, ये हो गया। कोन, सिलेंडर जो है बेलन से ही कट के बनता है। ठीक है, तो ये हमारा कोन है, ये हाइट है, ये हमारा रेडियस है, और जो एल है ये भाई साहब तिरछी ऊंचाई है। ये क्या है? तिरछी वाली ऊंचाई है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहां से पूछा जाता है इसका वॉल्यूम। तो जो कोण का वॉल्यूम होता है, समझिएगा, रिलेट करके पढ़िए। जो कोण का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहला चीज ये पूछा जाता है। दूसरा चीज क्या पूछा जाता है कोण से? दूसरा चीज पूछा जाता है कोण का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब नीचे देखिए, कोण का ऊपर वाला भाग एकदम नुकीला होता है, तो ऐसा ऊपर का कोई एरिया होता नहीं है। तो ये नीचे वाला सर्कल के एरिया को छोड़ के सिर्फ ये ढलान वाला भाग का एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल। अभी हम एल का वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सर लेटरल सरफेस एरिया में नीचे वाले सर्कल का एरिया जोड़ देंगे, तो भाई साहब इस पूरा का पूरा कोण का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए फ्रस्ट्रम। बाल्टी का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। ठीक है, बाल्टी का
या तो बाल्टी बोलेगा या फ्रस्ट्रम। यहां से आपको दो चीज आप याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो। एक तो इसका एरिया, और एरिया में दो चीज, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और फिर इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शंकु को अगर ऊपर वाला टोपी वाला भाग काट देंगे, नुकीला वाला भाग, तो भाई साहब यहाँ पे दो सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल और एक बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, तो दो रेडियस होगा, एक छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस। ठीक है, यहां से यहां इसका हाइट मान लेते हैं ये h है। ठीक है, तो आप तीन चीज यहां से याद कर लीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया और बाल्टी का आयतन, ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर आइए गोला। गोला, यहां से क्या क्या पूछा जाता है गोला से। ठीक है, गोला से पूछा जाता है वॉल्यूम। ठीक है, गोला से पूछा जाता है क्षेत्रफल। इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। एक गोला से क्या क्या पूछा जाता है थोड़ा हम देख लें एक बार। सब सारा का सारा नोट्स बना हुआ है मेरा, क्या क्या पूछा जाता है गोला से। किधर गया गोला भाई साहब? हाँ, गोला से पूछा जाता है इसका वॉल्यूम और इसका जो है टोटल सरफेस एरिया कह ले या इसका लेटरल सरफेस एरिया कह ले। तो इसका वॉल्यूम आप लिख ही लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा इसमें भी पाई है। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कह ले या लेटरल सरफेस एरिया कह ले, बात एक ही है, 4 पाई आर स्क्वायर, दो चीज। ठीक है, अब गोला के साथ साथ आपको ना अर्धगोला का भी कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, गोला को हम जब ऐसे काट देंगे, ठीक है, गोला को जब हम बीच से काट देंगे तो भाई कटोरा बन जाएगा ऐसे, जिसमें मम्मी दूध देती है। ये क्या है? अर्धगोला है। ठीक है, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। ठीक है, तो अर्धगोला के बारे में, हेमीस्फीयर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए ये भी होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम ये भी होता है। ठीक है, खोखला गोला भी होता है, होलोस्फेयर। ठीक है, खोखला गोला जैसे खोखला बेलन होता है। ठीक है, मतलब गोला के अंदर गोला, तो सर उसका भी आप एरिया पढ़ लीजिएगा, होलोस्फेयर, खोखला गोला। इसका वॉल्यूम आप याद कर लीजिएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो बड़ा वाला गोला के फॉर्मूला में छोटा वाला बड़े वाले गोले का आयतन में छोटा वाला गोला का आयतन को घटा देंगे। तो मान लीजिए बड़ा वाला गोला का रेडियस बड़ा आर, तो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। ठीक है, ये खोखला गोला का आयतन है। उसके बाद आखिरी चीज आता है आपका, आखिरी चीज जो आपका आता है वो आता है प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, तो देखिए प्रिज्म, जो पिरामिड होता है ना उसमें वेरिएशन नहीं है। पिरामिड जो है उसका ऊपर का भाग ना नुकीला होता है, ऊपर का एरिया नहीं होता है, नीचे का एरिया होता है और उसका घुमावदार सतह का एरिया होता है। जैसे कि शंकु जो है एक पिरामिड है, लेकिन जो आपका बेलन है वो हमारा प्रिज्म है। तो जो प्रिज्म का एरिया,
प्रिज्म का जैसा टॉप होता है वैसा बॉटम होता है। जैसे कि ये देखिए, ये सब का सब हमारा प्रिज्म है, ये हमारा ट्रेंगुलर प्रिज्म है। इसका आधार जो है ये आपका ट्रेंगल शेप का है। देखिए ध्यान से, ये इसका आधार किसका है, कैसा है, ट्रेंगल है। तो भाई साहब इसका बॉटम भी कैसे, इसका टॉप भी कैसा है, ये भी आपका ट्रेंगल शेप का है। देखिए जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो ये हमारा ट्रेंगुलर प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होता है, तो स्क्वायर शेप का भी होता है, पेंटागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है, हेप्टागोनल होता है, बहुत सारा होता है। तो इसमें अभी हम आपको ये चीज इसमें घुसने का सलाह नहीं देंगे। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर नहीं याद है तो आप प्रिज्म और पिरामिड का नॉर्मल फॉर्मूला एक बार किसी भी बुक से या अपने नोट से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। मेंसुरेशन में 2D और 3D में जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है सबका रिवीजन मेरे ख्याल से आपका हो गया होगा। और भाई साहब नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक बार आपको सारा का सारा फॉर्मूला को याद करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो अलजेब्रा और जो आपको ज्योमेट्री का पूरा थ्योरम का लेक्चर दिए हैं उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस सेशन को शेयर मार दीजिएगा और ईमानदारी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।